एपिसोड 61 टू 70। अध्याय 61। शुभकामनाएं। ग्लोबल वर्ल्ड के लिए इंटरव्यू परसों है, इसलिए कल से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लीवेई ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने कहा, और मुझसे वादा करो तुम इंटरव्यू में दखल नहीं दोगे और मुझे सब कुछ संभालने दोगे। मुझे भी इन चीजों को खुद संभालना सीखना होगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। उसने हठपूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा। वह उस पर मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। अब इस बारे में बात नहीं करते। जाने का समय हो गया है और हमें शी मैंशन में रात के खाने के लिए भी जाना है। याद है ना? उसने उससे पूछा। उसने बिना रुचि दिखाए जवाब दिया। तो चलिए पहले घर चलते हैं और फिर हम शी मैंशन जाएंगे, उन्होंने कहा। उसने सिर हिलाया। फिर वह उठा, उसका हाथ पकड़ा और दफ्तर से बाहर चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। बातचीत में उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दूसरी ओर शी शिनई शी हवेली जा चुकी है। सुबह से हुई घटना के कारण उसे आधा दिन का आराम मिल गया था। वह बहुत परेशान और गुस्से में थी। वह पापा से शिकायत करना चाहती थी और चाहती थी कि वे हर बार की तरह उसे डांटें। जी हवेली। बैठक में शी रॉक्सी शी रोन के साथ चाय की चुस्की ले रही थी, जो अपनी बेटी से बात करने के लिए जल्दी आ गया था। शी रोन को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वह जानता था कि उसकी बेटी दुखी है और वह अपनी राजकुमारी को दुखी नहीं देख सकता था। इसलिए उसने अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी और जल्दी घर आ गया। शिनी अभी तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसने हाथ मुंह धो लिया और अब अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहा है। उन्हें पता है कि आज मिंग भी लीवेई के साथ रात के खाने पर आ रहा है। इसलिए रूक्सी ने शिनी के पसंदीदा पकवानों की भरमार कर रखी है, क्योंकि उन्हें लीवेई के बारे में पता नहीं है। और जाहिर है उसने मिंग के पसंदीदा पकवान बनाने की परवाह नहीं की। भला वो उस कमीने के लिए ये सब क्यों बनाएगी? वो लीवेई को प्रभावित करना चाहती थी और मिंग को नीचा दिखाना चाहती थी ताकि वे जल्दी से तलाक ले लें और फिर वे शिनी का हाथ मिंग को शादी के लिए दे सकें। उन्हें पहले से ही पता है कि लीवेई उससे तलाक लेना चाहता है और उसने तलाक के कागजात भी तैयार कर लिए हैं। उसे कोमा से जागे हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उनके तलाक की कोई खबर नहीं है। जरूर उस औरत की वजह से ही ऐसा हो रहा है जो उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह उससे चिपकी हुई है। काश वो मर जाती। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा न जागे। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी बेबस थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे जाग उठी जैसे कुछ हुआ ही न हो। कौन सी महाशक्तियां उसे इतनी अच्छी किस्मत दे रही हैं? महोदया, छोटी मालकिन आ गई हैं। एक नौकरानी शी रूक्सी को शिनी के आने की सूचना देने आई। ये सुनकर रूक्सी ने कर्मचारियों को उनके लिए नाश्ता तैयार करने का निर्देश दिया। उन्हें भूख लगी होगी। वह हमेशा इतनी मेहनत करती हैं और यह पहली बार है जब वह समय से पहले आई हैं। इसलिए वह उनके साथ अधिक समय बिताने के लिए उत्साहित थी। जब शिनी अंदर आई तो रूक्सी ने सोचा कि वो उसके साथ समय बिताना चाहती है, इसलिए जल्दी आई है। उसने उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाईं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रोन के पास गई और बच्चे की तरह रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर रूक्सी और रोन घबरा गए। वे अपनी नन्ही राजकुमारी को रोते हुए नहीं देख सकते थे। वह उनकी अनमोल धरोहर थी, जिसकी देखभाल करना बेहद जरूरी था। रोन को हमेशा शिनई के लिए बुरा लगता था। शिनई उसकी सगी बेटी थी, लेकिन वह ये बात सबको नहीं बता सकता था। अगर यह बात सबको पता चल जाती तो सबको पता चल जाता कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। सबकी नज़र में वह उसकी सौतेली बेटी है और वह अपनी सौतेली बेटी को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सच तो यह है कि वह उसकी सगी बेटी भी है। मिंग ने इस बात का कई बार फायदा उठाकर शिनई को अपमानित किया है। इसीलिए रूक्सी और शिनी की शिकायतों के कारण वह मिंग के प्रति कड़वा हो गया और उससे इतनी नफरत करने लगा कि शिनी की खुशी की बात हो तो उसे मिंग की भी परवाह नहीं रही। उसने शिनी को कई बार मारा भी, क्योंकि शिनी मिंग के बारे में शिकायत करती थी, लेकिन तकनीकी रूप से यह शिकायत नहीं थी। वह बस दया दिखाने की कोशिश कर रही थी और रोन के सामने मिंग के कामों को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी, ये कहते हुए कि बड़ी बहन सही कह रही है। वह अपने पिता की सौतेली बेटी है और उसे छोटी बच्ची की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि इन्हीं शब्दों ने उसे सबसे ज्यादा आहत किया था और उसने अपना सारा गुस्सा मिंग पर निकाल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिनई की पहचान को अपनी सगी बेटी के रूप में छिपाना उसकी कायरता है, लेकिन उसने बेशर्मी से सारा दोष मिंग और उसकी मां पर डाल दिया।
वह उन्हें अपनी बदकिस्मती का जिम्मेदार मानता है और कहता है कि उन्हीं की वजह से उसकी बेटी को इतना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन वह भूल जाता है कि जीमिन भी उसकी बेटी है और उसने अपनी माँ से पैसे के लिए शादी की थी। वह उसके पास नहीं आई थी। जब मिन ने उसे अपनी प्रेमिका से अपनी माँ के साथ हुए धोखे के बारे में बात करते सुना तो उसने अपने दादाजी को उसे ले जाने के लिए बुलाया। उस समय उसके दादाजी उसे ले जाने आए और गुस्से में आकर शीरोन ने शीमिंग से सारे संबंध तोड़ लिए क्योंकि शीरोन ने अपने दादाजी को सब कुछ बता दिया था। उस समय भी वे इतने बेशर्म थे कि शीमिंग पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करने का आरोप लगा रहे थे। इसीलिए शी अपने परिवार से दिल से नफरत करती थी। अध्याय 62 मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जब शिन्ये जीरोन की गोद में रोने लगी तो वह और जी रूक्सी घबरा गए। वे अपनी बच्ची को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते थे। जीरोन घबराकर पूछने लगा, क्या हुआ शिन्नी? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उसे शिन्नी को इस तरह रोते देखकर बहुत चिंता हुई। अगर किसी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया होता तो वह उस व्यक्ति को जान से मार देता क्योंकि उसी ने उसकी बच्ची को इस तरह रुलाया था। शिन्नी ऐसे रो रही थी जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। आखिरकार उसके लिए तो उसकी प्रतिष्ठा ही धूमिल हो गई थी। अगर उसकी माँ की मृत्यु भी हो जाती तो वह इतना नहीं रोती, लेकिन वह ऐसे रो रही थी जैसे उसका पूरा संसार ही बिखर गया हो। सिसकते हुए उसने अंत में कहा, पिताजी मैं अब ऑफिस नहीं जा सकती। आज ऑफिस में बहन ने मेरा अपमान किया। अब सब कह रहे हैं कि मैंने अपने जीजा को बहकाया है। पिताजी मैंने बहन का क्या बिगाड़ा है कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? जब उसने लीवेई को मुझसे छीना था तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो मेरी इज्जत क्यों खराब कर रही है? अगर ये बात ऐसे ही फैलती रही तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैं समाज में इज्जत नहीं कर पाऊंगी। लोग मुझे शी परिवार की सौतेली बेटी कहते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको बड़ी बहन से छीन लिया। मैं ऐसे नहीं जी सकती पिताजी। ये सब कहते हुए वो रो रही थी। उसकी हालत देखकर शीरोन को उस पर तरस आया और साथ ही उसे शिमिन पर गुस्सा भी आया। वह ऑफिस में शिनी की छवि कैसे खराब कर सकती थी? इस तरह की अफवाहें उसके लिए घातक साबित हो सकती थीं और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती थीं। बाद में कोई भी प्रतिष्ठित परिवार उसे अपने यहाँ नहीं लेता। अगर कोई उससे शादी नहीं करता तो वह लीवेई को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मना लेता। आखिर इस सब में शामिल होने की वजह से उसका नाम तो खराब हो ही गया था। और शीरोन हमेशा सोचती थी कि लीवेई शिनी को पसंद करता था, लेकिन उसने अपने दादाजी की वजह से शीमिंग से शादी की। बेशक ये कहानी शिनी ने खुद गढ़ी है। वह हमेशा उसे यही यकीन दिलाती है कि लीवेई उससे प्यार करता था, लेकिन अपने दादाजी की बात न मानकर उस बदचलन औरत से शादी कर ली। जिया रूक्सी भी बहुत गुस्से में थी। वह चिल्लाने लगी, जिया रोन देखो तुम्हारी बेटी ने हमारी शिनी के साथ क्या किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे घर तोड़ने वाली कहने की और दफ्तर में अफवाहें फैलाने की। क्या तुम्हें पता है दफ्तर में बदमाशी कितनी गंभीर हो सकती है? हमारी शिनी डिप्रेशन में जा सकती है। हमें इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा और उस कमीनी को पूरे दफ्तर के सामने शिनी से माफी मंगवानी होगी और अपने शब्द वापस लेने होंगे, तभी सब ठीक होगा। उसने गुस्से से लाल आंखों से कहा। वह उस कमीनी को अपनी बेटी को घर तोड़ने वाली नहीं कहने देगी जैसे उसकी माँ उसे कहा करती थी। वह अपनी बेटी को मिसेज जिन बनाएगी और वह कमीनी कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि मिसेज जिन की उपाधि के बिना वह कुछ भी नहीं है। अब जीरोन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने शिनी की पीठ थपथपाई और उसे शांत करने की कोशिश की। बेबी शांत हो जाओ और पापा को आज जो कुछ भी हुआ सब बताओ। ठीक है। उसने उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठकर उसे गले लगा लिया। फिर शिनी ने पूरी घटना को इस तरह समझाया कि मानो सारा दोष मिन का ही हो। उसी ने पूरे दफ्तर के सामने उसका अपमान किया। लीवेई ने भी कुछ नहीं कहा। मिंग ने ही उसके बारे में लीवेई से कुछ कहा होगा। मिंग लीवेई और पूरे दफ्तर के सामने उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरी कहानी को इस तरह तोड़ मरोड़कर पेश किया कि वह खुद पीड़ित बन गई और ये सारी अफवाहें शी मिंग की वजह से फैली। जिया रोन गुस्से से आग बबूला हो गई और मेज पर रखा चाय का कप फेंकते हुए बोली, मैं उससे सबक सिखाऊंगी। उसे आज रात घर बुलाओ। मैं उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनती जा रही है। वह दूसरों को खुश नहीं रहने देती। वह हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पहले उसने तुम्हारा प्यार छीना और अब तुम्हें घर तोड़ने वाली कह रही है। वह कुतिया। जिया रूक्सी ने भी सिर हिलाया। उसने आगे कहा, वह हमेशा हमारी शिनी को दुख पहुंचाती थी।
स्कूल में भी वह सबके सामने शिन्नी को अपनी सौतेली बहन बताकर अपमानित करती थी और छोटी बच्ची होने का नाटक करती थी। उस घटना के कारण सब लोग हमारी शिन्नी को नीची नजर से देखने लगे। मेरी प्यारी बच्ची, काश मैं उसे विदेश ले गई होती तो उसे ये सब अपमान न सहना पड़ता। वह रोते हुए बोली। उसकी अभिनय क्षमता शिन्नी से कम नहीं है। उसने अपना पूरा जीवन एक मासूम सफेद फूल होने का नाटक करते हुए बिताया है। यही मुख्य कारण है कि जिया रोंग उससे प्यार करती है, क्योंकि वह इतनी कोमल होने का नाटक करती है कि पुरुषों में सुरक्षात्मक भावना जागृत हो जाती है। उसे कमजोर देखकर वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं और इससे उनके तथाकथित अहंकार को बल मिलता है। इसीलिए उसे शी-मिंग की मां कभी पसंद नहीं आई। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी। उन्हें सब कुछ खुद करना पसंद था और उनके आसपास वह खुद को कुछ भी नहीं समझते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और आकर्षण इतना प्रबल था कि वह हमेशा उनके सामने खुद को कमतर समझते थे। और रुक्सी यह बात अच्छी तरह जानती थी। वह हमेशा इसी चाल का इस्तेमाल करके उनसे अपनी मनचाही बातें करवाती थी। उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है। शिन्नी मजबूत और आत्मनिर्भर थी, लेकिन लीवेई के सामने वह कमजोर और लाचार हो जाती थी। वह उसे ये दिखाना चाहती है कि वह उसके साथ खड़े रहने में सक्षम है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत है जो उसकी रक्षा करे, और वह है लीवेई। जिया रुक्सी की बातें सुनकर जिया रोंग ने अपराधबोध भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं प्यारी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये उस कमीनी की गलती है जो खुद को बहुत बड़ा और अकड़ू समझती है। जिया मिंग हमेशा से ही बदतमीज थी और वही हमारी शिन्नी को तंग करती है। उसके इस बर्ताव की वजह से ही तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। और अब जब हमने उसे लीवेई के साथ रात के खाने पर बुलाया है तो हम लीवेई को दिखा देंगे कि वो कितनी एहसानफरामोश और बदतमीज लड़की है। वहीं हमारा शिन्नी इतना पढ़ा लिखा और सभ्य है। जब वो उसका असली चेहरा देखेगा तो उसे तलाक दे देगा। तब मैं उस कमीनी को उसकी औकात दिखा दूंगा। अध्याय 63 अलविदा। जिया रोंग की बातें सुनकर शिन्नी ने शैतानी मुस्कान बिखेरी। उसने मन ही मन सोचा, जिया मिंग, बस इंतजार करो। तुमने मुझे जो दिया है मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगी। देखते हैं तुम अपने पिता के क्रोध के सामने कैसे डटे रह पाते हो। अपने पिता के सामने वह अभी भी रोते हुए सिर हिलाया। जी रोंग ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, शिन्नी, अब रोना बंद करो और कुछ खा लो, फिर आराम करो। तुम थक गई होगी। चिंता मत करो, पापा सब संभाल लेंगे। अब बस आराम करो। जिया रुक्सी ने भी अपने पति की बात पर सहमति में सिर हिलाया। शिन्नी ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और तरोताजा होने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसका काम हो चुका था, अब उसे बाद में लीवेई से मिलने के लिए सुंदर कपड़े पहनने थे। कार में ऑफिस से निकलने के बाद लीवेई और मिंग अपने घर जाते समय कार में बैठ गए। मिंग खिड़की से बाहर देख रही थी और लीवेई अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब उसने मिंग की तरफ देखा तो पाया कि वह खिड़की के पास उग रही है। वह मुस्कुराया। ऑफिस में झपकी लेने के बाद भी वो कैसे सो सकती है। उसने उसकी तरफ देखा। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके गाल गुलाबी थे और होंठ ऐसे उभरे हुए थे कि उसे चूमने का बहुत मन कर रहा था। उसने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने उसका सिर अपने कंधों पर रख दिया। वह आराम से सोने के लिए लेट गई। उसने उसे देखकर मुस्कुराया। मिंग चैन से सो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर शिकन आ गई। लीवेई को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह का सपना देख रही है। वह सपने में थी। उस सपने में उसने एक लड़की को बड़े पलंग पर लेटे हुए देखा, और वह लड़की झाओ मिंग थी। वह महल में अपने कमरे में थी। वह उसे देख रही थी, जो बिस्तर पर बेजान पीले चेहरे के साथ लेटी हुई थी। उसकी दासी लिशी, जिसे वह दोस्त की तरह मानती थी, उसके बिस्तर के पास रो रही थी, और डॉक्टर उसकी नब्ज जांच रहे थे। वह भी वहीं था। मुझे झाओ मिंग को देख रहा था, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में आम नफरत नहीं थी, बल्कि कोमलता और प्यार था, जो उसने पहले कभी उसकी आंखों में नहीं देखा था। वह उसके पास गई, पर वह उसे देख नहीं पाया। वह उसके सामने थी, पर उसके लिए हवा जैसी थी। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। हो सकता है कि अब वह उससे नफरत करती हो, पर एक समय था जब वह उसकी जिंदगी था। वह हमेशा चाहती थी कि वह उसे प्यार और कोमलता से देखे। लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया, तब उसकी आंखों में उसके लिए कोमलता झलक रही थी। उसने नम आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
मैं तुम्हारा इंतजार करते करते मर गई। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम क्यों नहीं आए? तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? रोते हुए उसने पूछा। वह उसकी ओर देख रही थी, लेकिन वह उस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने बिस्तर पर लेटी थी। वह रो रही थी और सिसक रही थी, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर वह पीली पड़ी झाओ मिंग की ओर बढ़ा और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। झाओ मिंग की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, जाग जाओ मिंग। देखो, तुम्हारा चिंग तुमसे मिलने आया है। मुझे माफ कर दो मिंग कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें महल में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी मुस्कान छीन ली। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाही चिकित्सक चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसे इस हालत में अपने सामने देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी आत्मीयता से फोन किया था। वह सोच रही थी, वह पहले क्यों नहीं आया? मैं आ जाती, सब कुछ भूलकर। अगर तुम पहले आ जाते। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनों को अपने सामने रोते देखना कितना दर्दनाक होता है और आप कुछ नहीं कर सकते। चाहकर भी आप अपनी मौजूदगी नहीं दिखा सकते। शेंग, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं तुम्हारे साथ होती। लेकिन तुमने मौका गंवा दिया। जब मैं तुम्हारे पास थी तब तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दुनिया के दूसरे छोर पर लीवे उसका इंतजार कर रहा था और अब वह उसके सामने था। उसे नहीं पता था कि वह उस पर दोबारा भरोसा कर पाएगी या नहीं। वह असमंजस में थी। उसी समय उसने एक आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। मिंग, मिंग, उठो, मिंग। गहरी आवाज सुनकर वह समझ गई कि वह कौन है। उसने आखिरी बार उसकी ओर देखा और बुदबुदाई, मुझे लगता है कि हमारा साथ रहना हमारी किस्मत में नहीं था। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हें बदले में प्यार दिलाने के लिए काफी नहीं था। अब जब तुम आखिरकार यहाँ हो तो मुझे जाना होगा। चलो, किस्मत को ही दोष देते हैं जिसने हमारे साथ खेल खेला। अलविदा चेंग, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मुझे मत भूलना। वरना मैंने तुम्हारे लिए जो भी कोशिशें की हैं सब व्यर्थ हो जाएंगी। मेरी मृत्यु भी फिजूल हो जाएगी। कम से कम इतना तो याद रखना कि झाओ मिंग नाम की एक लड़की थी जिसने तुमसे बेइंतहा प्यार किया और तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कम से कम इतना तो मैं तुमसे सम्मान पाने की हकदार हूं। उसने आंसू रोकते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पिछले जन्म में वापस जा पाएगी और उसे अपने हाथ थामे हुए देख पाएगी। यही वह चीज थी जिसकी उसने अपने पूरे जीवन भर सबसे ज्यादा कामना की थी, उसका प्यार। लेकिन अब वह बदल चुकी है। उसने अपनी सारी दुखद यादें और उस प्यार को पीछे छोड़ दिया है जिसने उसे असहनीय पीड़ा दी थी। यही उसकी मृत्यु का मुख्य कारण था। वह महल में रहती थी लेकिन कभी उसके पास नहीं आए, इसका कारण वही था। उसने आह भरी। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसे मिंग, मिंग कहकर पुकार रही थी। वह आवाज की ओर बढ़ी और उसने दरवाजे से आती हुई रोशनी देखी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे पार किया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी जिससे उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। डॉट 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 डॉट। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें उसकी गहरी आंखों से मिली जो चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे दुख और तड़प भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। अध्याय 64, एक दुखद सपना। जब मिंग उसकी कंधे पर सो रही थी तो वह मुस्कुरा रहा था और उसे देखता जा रहा था। उसने ड्राइवर को धीरे गाड़ी चलाने के लिए भी कहा ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। उसने गौर किया कि कोमा से जागने के बाद वह जल्दी थक जाती है। उसने सोचा कि यह कोमा से जागने का ही दुष्प्रभाव होगा, लेकिन सोते समय वह लगातार भौहें सिकोड़ रही थी। उसे लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रही है, इसलिए उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सपना है। उसने ऐसा उसकी भौहों की झुर्रियों को शांत करने के लिए कहा। कुछ देर बाद वह सोते सोते रोने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह बहुत दयनीय ढंग से रो रही थी। वह चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। उसने उसके चेहरे पर थपथपाने की कोशिश की और उसका नाम पुकारकर उसे जगाने का प्रयास किया। मिंग, मिंग, उठो। वह बार बार यही कहता है और उसके चेहरे पर थपथपाता है। वह चाहता है कि वह इस बुरे सपने से जाग जाए।
वह उसे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता, भले ही यह सपना ही क्यों न हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में दिल दहला देने वाला दर्द झलक रहा था। डॉट डॉट डॉट। जब मिंग ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें उसकी गहरी काली आंखों से मिली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह उस एहसास को भुला नहीं पा रही थी जो उसने अभी अभी महसूस किया था। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में आना उसका सही फैसला था या नहीं, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था कि उसे इस आदमी से मिलने का कोई पछतावा नहीं है। उसे नहीं पता कि उसके साथ उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था कि उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। लीवेई ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? क्या इसीलिए तुम रो रही हो? उसने चिंता से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, फिर उसकी बाहों में सिमट गई और उसे गले लगा लिया। पता नहीं ये बुरा सपना है या अच्छा, बस एक उदास सपना। मैं खुश थी, लेकिन इससे मुझे उदासी भी हो रही है। उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। उसका चेहरा उसकी छाती पर था। बोलते बोलते उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो पूरी तरह खुश नहीं थी। बस एक खालीपन का एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने उसकी तरफ देखा। वह उलझन में था क्योंकि उसने कभी कोई दुखद सपना नहीं सुना था। उसे अच्छे और बुरे सपनों के बारे में तो पता था, लेकिन दुखद सपना क्या होता है? उसने असमंजस में उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ न कहने का फैसला किया। वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसने बस उसे और कसकर गले लगाया और अपनी ठुड्डी उसके सिर पर रख दी। ये बहुत ही सुकून भरा पल था। वे काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे, तभी ड्राइवर ने बताया कि वे पहुंच गए हैं। मिंग उसकी बाहों से छूट गई। वे दोनों साथ में घर के अंदर चले गए। लीवेई ने युमेई को मिंग के लिए एक गिलास पानी लाने का आदेश दिया। वह उसे शांत करना चाहता था। मिंग, अगर तुम्हारी तबीयत खराब लगे तो क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं? उसने चिंता से पूछा। वह जानता था कि वह 3 महीने तक कोमा में थी और सपनों में रोती रहती थी। क्या ये कोमा की वजह से था या कुछ और? मिंग ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ लीवेई, ये बस एक सपना था। बुरे सपने आने पर रोना स्वाभाविक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और अब मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो, उसने उसे आश्वस्त किया। फिर लीवेई ने समय देखा और बोला, मिंग, क्या हम आज का प्लान रद्द कर दें? तुम्हें आराम करना चाहिए। इस हालत में उन लोगों का सामना करने की जरूरत नहीं है। मैं गुशाओ को फोन करके बता देता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे कॉल करने ही वाला था कि मिंग ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। लीवे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। हम आज योजना के अनुसार शी हवेली जाएंगे। तो ऊपर जाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन मिंग, लीवेई ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, लेकिन जाओ और तैयार हो जाओ। बात खत्म। ये कहते हुए उसने ऊपर स्थित अपने कमरे की ओर उंगली से इशारा किया और उसे जाने को कहा। उसने उसके हाव भाव को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मुझे आदेश दे रही हो। वह जानता था कि वह उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वह चुपचाप उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाने पर मिंग ने आह भरी। यह आदमी तो बच्चे की तरह जिद्दी है। इससे कुछ भी करवाना बहुत मुश्किल है। डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद मिंग तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक थी। ये लेस वाली ड्रेस थी और उसके शरीर की बनावट पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, साथ में सफेद सैंडल और हाथों में एक चांदी का क्लच पकड़ा हुआ था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो लीवेई सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे सफेद पोशाक में देखा, उसके काले बाल खुले हुए थे। वह मानो आकाश से उतरी कोई परी लग रही थी। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। वह सोच रहा था, शादी की पोशाक में वह कैसी दिखेगी। अब वह उससे औपचारिक शादी करना चाहता था, जिसमें वह शादी का गाउन पहनेगी और वह टैक्सीडो पहनेगा। वे साथ साथ मंडप तक चलेंगे। उन पर लाल और सफेद फूल बरसेंगे। उनका परिवार उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेगा। यह एक खुशी का दिन होगा जब वह गर्व से सबको बता सकेगा कि वह उसकी पत्नी है। वह उसे हैरानी से देख रहा था। मिंग ने उसकी नज़र देखी और मुस्कुराए। ये आदमी तो बड़े प्यारे रिएक्शन देता है।
वह धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसकी तरफ बढ़ी। वह अब भी हैरानी में था। वह खिलखिलाए और फिर उसे जगाने के लिए उसके सामने हाथ हिलाया। अचानक वह होश में आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने ऐसा व्यवहार करके मूर्खता ही दिखाई होगी। वह बहुत शर्मिंदा था। अध्याय 65। चलो चलते हैं, बेबी। जब लीवेई ने देखा कि उसकी निगाहें उस पर टिकी हैं, तो शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसने खांसा। वह नहीं चाहता था कि वह सोचे कि वह उस पर पूरी तरह फिदा हो गया है। वह अब भी अपना ठंडा और घमंडी रवैया बनाए रखना चाहता था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा दी? देखो, तुम्हारी वजह से ही हम लेट हो गए। उसने घमंड से कहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और तिरछी नजर से उसे देखने लगा। जब मिंग ने उसकी बातें सुनी तो वह उपहास करने लगी। यह आदमी कितना अजीब है। एक पल में तो वह बहुत भावुक हो जाता है और अगले ही पल ठंडा व्यवहार करने लगता है। और फिर पुरुष कहते हैं कि कोई भी औरत को समझ नहीं सकता, जैसे उनके पास औरतों को समझने की कोई किताब हो। उसने उपहास किया। उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाए और यूमेई से पूछा कि क्या उसने वह सब कुछ तैयार कर लिया है जो उसने उसे बताया था। यूमेई ने सिर हिलाया। लीवेई ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने उसे क्या तैयार करने को कहा था? वह असमंजस में था। वह उसके मन की बात नहीं समझ पा रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हम रात के खाने पर जा रहे हैं, है ना? और मुझे अपने घर गए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैंने उससे उनके लिए कुछ उपहार खरीदने को कहा था। आखिर हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते, है ना? उसने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए भाव से उसकी ओर देखा। उसका शी परिवार से मिलने आना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्यजनक ये है कि वह उनके लिए उपहार ला रही है। उनके रिश्तों को ध्यान में रखते हुए, उनका रिश्ता उस प्रकार का नहीं है जिसमें वे औपचारिकताएं निभा सकें। उसने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। फिर वे कार में बैठे और शी मैंशन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जी हवेली। जिया रूक्सी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वे सभी बहुत खुश थे कि लीवे ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। ये पहली बार था जब वह उनके घर आ रहा था। जिया रोंग ने जिया मिंग से संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए जिन लीवेई भी कभी उनसे मिलने नहीं आया था। इसलिए लीवेई को आमंत्रित करने के लिए उन्हें शीमिंग को भी आमंत्रित करना पड़ा। हालांकि वे उस चालाक औरत से बेहद नफरत करते थे, लेकिन लीवेई का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे उसे बर्दाश्त करने को तैयार थे। उनके आने का समय लगभग हो चुका था। जी रोन बैठक में आए और जी रूक्सी से पूछा, जिया शिनई कहाँ है? उसने कॉलर ठीक करते हुए पूछा। जिया रूक्सी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोली, वो तैयार हो रही है, आखिर आज उसे सुंदर दिखना है। मुझे यकीन है आज जिया मिंग उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। जिया रोंग ने सिर हिलाया। उसी समय शी शिन्नी तैयार होकर नीचे आए। उसने अपनी माँ की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, ऐसा मत कहो। मैं अपनी तुलना अपनी बहन से कैसे कर सकती हूँ? वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। इसीलिए लीवेई ने मुझे छोड़कर उसे चुना। अपनी बात पूरी करते ही उसने फ्राउनिंग करते हुए जमीन की ओर देखा और सिर झुका लिया। उसकी बातें सुनकर जी रोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कह रही हो शिनई? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। वह लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी खूबसूरती तो बस बनावटी है। लेकिन तुम अलग हो। तुम अंदर और बाहर दोनों तरफ से खूबसूरत हो। उसने शिनई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जिया शिनई ने अपना सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराए। उसकी मुस्कान मासूम और सुंदर थी। ये किसी भी पुरुष का दिल पिघला सकती थी। देखने में वह बेहद मासूम लड़की लगती थी, लेकिन इस मासूमियत के पीछे छिपे शैतान को कोई नहीं जानता था। उसी समय एक नौकरानी दौड़ती हुई अंदर आए और शी मिंग के आने की सूचना दी। शी रूक्सी और शी शिनी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझती थीं। संवाद करने के लिए एक मुस्कान ही काफी होती है, एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए। एक कहावत है, शैतान शैतान को अच्छी तरह समझता है। और यह कहावत मैंने ही कही है। आंख मारते हुए जिया रोंग ने उनका स्वागत करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। जिया रूक्सी और शिनई उनके पीछे पीछे आईं। जब लीवेई और मिंग अंदर आए तो उन्होंने तीनों को अपनी ओर आते देखा। लीवेई ने अपने बाएं हाथ से मिंग का हाथ पकड़ा और उसे थपथपाकर उसे आश्वस्त किया कि वह उसके साथ है। लीवेई के इस इशारे पर मिंग मुस्कुराए और उसने लीवेई के हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। जब जी रोंग ने लीवेई को देखा तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा तो उसका चेहरा उतर गया।
बाकी दोनों शैतानों के चेहरे पर भी यही भाव था, लेकिन जल्द ही वे शांत हो गए और उनके चेहरे फिर से सामान्य हो गए, सब मुस्कुरा रहे थे। जिया मिंग ने बाकी दोनों के चेहरों के भावों में आए बदलाव को देखा और मन ही मन हंस पड़ी। इन्हें अपनी मासूम छवि की इतनी परवाह है। जिया रोंग ने जिया मिंग का उपहास भरा चेहरा देखा और भौहें चढ़ा ली। उसने जिया को अनसुना कर लीवेई के पास चला गया। स्वागत है श्रीमान जिन, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी ने आज के खाने की सारी तैयारी कर ली है। उन्होंने शी मिंग की तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर लीवेई का चेहरा उतर गया। उन्होंने मिंग की तरफ देखा, लेकिन वह वहां बेपरवाह खड़ी थी। वह मुस्कुराया, उसका ये बेपरवाह व्यवहार उसे बहुत आकर्षक लगा। जिया रोंग ने कहा, श्रीमान जिन, कृपया अंदर आइए। हम यहाँ खड़े नहीं रहेंगे, आप आराम से रहिए। उन्होंने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा। लीवेई वहीं जड़वत खड़ी रह गई, फिर मिंग की तरफ देखकर बोली, चलो चलते हैं जान। उसने बड़ी सहजता से उससे कहा। जान शब्द उसके मुंह से इतनी सहजता से निकला कि वह उसे अक्सर इसी तरह पुकारता था। जब जी मिंग ने उसकी आवाज सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा और शर्मा गई। उसने अपने गालों को हाथों से पकड़ लिया और सोचने लगी, यह आदमी कितना अजीब है। वह मुझे ऐसे कैसे बुला सकता है। आह, कितनी शर्मिंदगी की बात है। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वह मुस्कुराया, लेकिन उनके खुलेआम प्यार जताने की वजह से कुछ लोगों को उनके रिश्ते को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी। जब जी शिनई ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली। कब से वह मुझे बेबी कहकर बुलाने लगा। जी मिंग ने शिनई की ओर देखा और उसका उदास चेहरा देखकर मुस्कुराए। उसने लीवेई के साथ मजाक करने का फैसला किया और कहा, चलो फिर। पहली बार मेरे घर आ रहे हो ना, आओ मैं तुम्हें घर घुमा देती हूँ। इतना कहकर वह उसे अपने साथ अंदर खींच ले गई और तीनों को बाहर छोड़ दिया। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उसने कहा, उसका घर? क्या उसे लगता है कि यह अभी भी उसका घर है? वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया। इस लड़की में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। उसने मन ही मन सोचा। फिर वह अंदर चला गया। बाकी दो ड्रामा क्वीन भी उसके पीछे पीछे चली गईं। वे अपने असली रूप में नहीं रह सकती, उन्हें अपना गुस्सा शांत करना चाहिए। उनकी छवि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस कमीनी को संभालना इतना मुश्किल नहीं है। वह बस उनके साथ खेल रही है, लेकिन आज वे भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। अध्याय 66 मेरे कार्यालय में धमकाया नहीं जा सकता। जब जी मिंग लीवेई को घर के अंदर खींच लाई तो वह ध्यान से देखने लगी। हालांकि उसे इस घर की कुछ यादें थीं, पर ये उसकी पुरानी यादों से अलग थी। उसने माथे पर शिकन डाली, क्योंकि जी मिंग विदेश जाने के बाद से इस घर में नहीं आई थी। और अब ये घर बिल्कुल अलग था। जरूर ये रुक्सी की वजह से हुआ होगा, जिसने सब कुछ बदल दिया है। हालांकि उसे इस घर से कोई लगाव नहीं था, फिर भी अपनी यादों से वह महसूस कर सकती थी कि जी मिंग को विदेश में रहते हुए इस घर की बहुत याद आई होगी। आखिरकार यहीं तो वह अपनी माँ के साथ पली बढ़ी थी। इस घर में उसकी माँ के साथ की यादें बसी थीं, और क्योंकि वह उसके शरीर में थी, इसलिए वह उस दर्द को महसूस कर सकती थी जो जी मिंग को यहाँ होने पर होता। लीवेई ने मिंग की ओर देखा, जो घर में इधर उधर देख रही थी। उसने उसकी आंखों में दर्द महसूस किया। उसने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। वह उसकी ओर मुड़ी और उसकी निगाहें लीवेई की गहरी काली आंखों से मिली। उसने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। लीवेई ने भी मुस्कुराकर अपने भावों को सामान्य किया। उसके चेहरे पर फिर से गंभीरता और उदासीनता के भाव आ गए। फिर उसने तीनों को बैठक में आते देखा। उसने घमंडी मुस्कान के साथ उन्हें देखकर अपने बाल पीछे झटक दिए। फिर उसने लीवेई को खींचकर सोफे पर बैठा दिया। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो घर उसी का हो। वह सोफे पर बैठी थी, उसके पैर एक दूसरे पर रखे हुए थे। उसका व्यक्तित्व बदल गया था। वह पहुंच से बाहर सी लग रही थी। उसका व्यवहार देखकर जी रोंग अधीर हो रहा था। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लीवेई के सामने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वह उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने सोचा कि वह अपने दादाजी की वजह से ऐसा कर रहा है। जिया मिंग ने जरूर अपने दादाजी से शिकायत की होगी और उन्होंने ही उसे ऐसा व्यवहार करने का निर्देश दिया होगा। हाँ, यही कारण होगा। एक बार फिर उसकी कल्पना वास्तविकता पर हावी हो गई। वह यह मानना नहीं चाहता था कि लीवेई जिया मिंग को पसंद कर सकती है। जब लीवेई और मिंग सोफे पर बैठे तो बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह ढूंढकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए।
बीच में मिंग और लीवेई बैठे थे। लीवेई के बगल में शिन्नी भी सोफे पर बैठ गई। शिन्नी के ठीक सामने शी रोंग और रॉक्सी बैठी थीं। लीवेई के बगल में बैठने के कारण शिन्नी मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसने उसके बगल में बैठी मिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे उस लड़की से नफरत थी। आज उसने सब कुछ किया, फेशियल, ब्लीच, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वह उसके सामने खूबसूरत दिखना चाहती थी। वह पहली बार उसके घर आ रहा था। उसकी ड्रेस भी महंगी थी। उसने खास तौर पर इस मौके के लिए ड्रेस खरीदी थी। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके कर्व्स को और भी उभार रही थी। उसे लगा कि वह इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसने इस ड्रेस के साथ अपने महंगे गहने भी पहने थे, लेकिन जिमिंग ने तो सिर्फ एक साधारण सफेद लेस वाली ड्रेस पहनी थी और उसके गहने भी उतने महंगे नहीं थे, लेकिन उसकी लाल लिपस्टिक ही किसी भी पुरुष को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये लड़की इतनी खूबसूरत कब से हो गई? जिया रोंग ने जिया मिंग की ओर देखा, जो उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने नाखूनों से खेलने में व्यस्त थी। उसने सोचा, इस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की। उसने उसकी ओर देखा और आरोप भरे लहजे में कहा, शी मिंग, ये कैसा रवैया है? बड़ों को प्रणाम तक नहीं करती। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? वह लीवेई के सामने उसे आज्ञाहीन और अनुशासनहीन बेटी के रूप में दिखाना चाहता था, ताकि लीवेई को उससे घृणा हो और वह उसे जल्द से जल्द छोड़ दे। मिंग ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। लीवेई ने भी ठंडी निगाहों से उसे देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिंग ने उसे शांत करने के लिए उसकी बांह दबा दी। वह समझ गया था कि वह इस मामले को खुद सुलझाना चाहती है। उसने खुद को शांत किया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे पहले कि जी मिंग कुछ कह पाता, जी शिनई भी अपने पिता के साथ इस खेल में शामिल हो गया। पापा, कुछ मत कहिए। बहन इतने लंबे समय से विदेश में रह रही है, और विदेश के लोग काफी रूखे होते हैं, इसलिए बहन का ऐसा व्यवहार करना स्वाभाविक है। समय के साथ वह हमारी संस्कृति में ढल जाएगी, और वह आपसे सालों से नहीं मिली है, इसलिए उसे असहज महसूस हो रहा होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद वह जी मिंग की ओर मुड़ी। बहन, पिताजी की बातों को दिल पर मत लो। उनका मतलब वो नहीं था जो उन्होंने कहा। वो बस इसलिए नाराज थी क्योंकि इतने दिनों बाद घर आने पर तुमने उनका अभिवादन नहीं किया। बस इतना ही। और मुझे पता है कि मेरे और माँ को स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन बहन, शिनी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। उसने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए कहा। यह सचमुच एक दुर्लभ दृश्य था। जब उसने लीवेई की ओर मुड़कर अपनी मासूम मुस्कान दिखाई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह ऐसे बात कर रही थी मानो वे दोनों बहुत करीबी हों। और वही तो है जिसे बड़ों को प्रणाम करने का तमीज नहीं पता। मिंग ने उसकी बातों पर उपहास उड़ाया। अविश्वसनीय, उसकी एक्टिंग शियाओ ली जैसी कैसे हो सकती है? मिंग का व्यवहार और शिनी का दयनीय और मासूम चेहरा देखकर शिरोन बेचैन हो गया। उसे शिनी का असभ्य व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था और ऊपर से लीवेई भी कुछ नहीं बोल रही थी। वह असमंजस में था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लीवेई आमतौर पर शांत स्वभाव की है। शायद उसे उसके रवैये से चिढ़ हो रही है। उसे लगा कि उसकी योजना कारगर हो रही है। उसने मिंग पर चिल्लाते हुए कहा, यह कैसा रवैया है? तुम्हारी बहन तुम्हारा पक्ष ले रही है और तुम बदतमीजी कर रही हो। और मैंने सुना है कि तुम दफ्तर में अपनी बहन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही हो। तुमने कहा था कि उसने तुम्हारे पति को बहकाया है। वह उस पर चिल्लाया। वह बहुत गुस्से में था और उसका उदासीन रवैया देखकर उसका धैर्य टूट गया। लीवेई किनारे से सारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका बच्चा सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन उनकी चुप्पी को प्रोत्साहन के रूप में लिया गया था। शिन्नी ने अपने पिता की बात काटते हुए कहा, पिताजी, कुछ मत कहिए। बहन ने कुछ नहीं किया। यह मेरी गलती थी। मुझे लीवेई से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। बहन ने हमारे रिश्ते को गलत समझा होगा। इस विषय को और आगे मत बढ़ाइए। उसने ये सब बातें सिर झुकाए कही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिना आवाज किए रो रही थी। जो भी उसे देखेगा उसे लगेगा कि ऐसी दुष्ट बहन का होना उसके लिए बहुत दयनीय है। जिया मिंग ने उसके अभिनय पर उपहास किया और आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली। फिर उसने शी शिनई की ओर देखा और विनम्रता से कहा, छोटी बहन, तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे इन सभी अफवाहों पर विश्वास नहीं है? फिर उसने शी रोन की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, लेकिन मैंने शिनई पर लीवेई को बहकाने का आरोप कभी नहीं लगाया।
ये अफवाहें दफ्तर में पहले से ही फैल रही थीं और जब मैंने इन्हें सुना तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आया। मिंग के मुंह से पापा शब्द सुनकर शी रोंग चौंक गई। अपनी मां की मृत्यु के बाद उसने कभी उसे पापा नहीं कहा था, लेकिन आज उसने बिना किसी झिझक के ये कहा। मिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, क्योंकि लीवेई अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है और कोई भी अफवाह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी। और इससे शिनी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसके जीजा को बहकाने की अफवाह बहुत घातक है। इसीलिए मैं दफ्तर गई और सबके सामने उसके लिए इस अफवाह को स्पष्ट किया। मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि वे मेरी बात समझें और कुछ भी अनुमान न लगाएं, क्योंकि इससे शिनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे अपने दफ्तर में अपमानित नहीं होने दे सकती। उसने ये सब बातें बिना पलक झपकाए कही। शिनाई की बातें सुनकर शीरोंग अचंभित रह गया, क्योंकि शिनाई ने उसे ये सब नहीं समझाया था। दूसरी ओर शिनी का चेहरा उदास होता जा रहा था। उसने आश्चर्य भरी नजरों से मिंग को देखा। ये अभी भी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है जैसे हम बहुत करीबी हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि लीवेई भी वहां मौजूद थी और वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मिंग की कही हर बात का खंडन नहीं कर सकती थी। अध्याय 67 वह श्रीमती जिन है। उसके शब्दों को सुनकर सब लोग अवाक रह गए, सिवाय लीवेई के। जब उसने उसे मेरा कार्यालय कहते सुना तो वह चौंक गया। उसने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसके होंठ संतुष्टि से फूल गए। दूसरी ओर हर कोई उसे ऐसे घूर रहा था जैसे किसी पागल व्यक्ति को घूर रहा हो। जब जी रोंग ने उसे मेरा कार्यालय कहते सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बातचीत का मुख्य विषय भूल गया और उसे केवल मेरा कार्यालय शब्द ही याद रहा। वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने लीवेई की तरफ देखा। उसे लगा कि वह कुछ कहेगा और उसे इस्तेमाल करने के लिए डटेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह आराम से अपनी चाय पी रहा था जो उन्हें परोसी गई थी। वह वहां बेफिक्र बैठा था, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। उसने सोचा, आज वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। शिनी और शी रुक्सी की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। अब उनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया है। ये शीमिंग पहले तो सही होने का दिखावा कर रही थी, अब अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है। जिया रोंग ने जिया मिंग पर ताना मारते हुए कहा, हा, तुम्हारा दफ्तर, तुम तो वहां काम भी नहीं करते और दफ्तर की बात कर रहे हो। मुझे बताओ, ये तुम्हारा दफ्तर कैसे हो गया। उसके लहजे में स्पष्ट रूप से उपहास झलक रहा था। जिया मिंग ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, लीवेई मेरे पति हैं और शादी में तुम्हारा और मेरा जैसा कुछ नहीं होता, ये हमारा होता है। मैं उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हूं और कंपनी में 10% शेयर मेरे नाम पर हैं। उसने आत्मविश्वास से कहा। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने अभी तक शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया है, क्योंकि लीवेई मेरी ओर से वहां मौजूद थे। और अगर मेरा उनसे तलाक भी हो जाता है तो मुझे उनके शेयरों में से 50% शेयर मिल जाएंगे और इस तरह मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाऊंगी। ये कहते हुए उसने शिनी की ओर देखा। मिंग के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। शिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस बात का पता ही नहीं था। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। दादा जिन ने मिंग को शादी के तोहफे के तौर पर कंपनी के 10% शेयर दिए थे, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शेयर किसी भी तरह से उसकी मदद करेंगे। विदेश में रहते हुए उसने भले ही बिजनेस की पढ़ाई की, लेकिन ये सिर्फ उसके दादाजी की वजह से था। उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और झाओ मिंग की वर्तमान प्रेमिका शी मिंग को हाल ही में जिन हवेली में जाने पर इस बारे में पता चला। वहां उन्होंने मदर जिन से बात की, जहां उन्हें शेयरों के बारे में जानकारी मिली। ये जानकर वह भी हैरान रह गईं। शी मिंग को लगा कि यह सब बेकार है। वह लड़की सचमुच बेवकूफ थी। जब लीवेई ने उसकी बातें सुनी तो चाय का घूंट अटक गया और वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसने सोचा, बातचीत के बीच में तलाक की बात क्यों उठानी है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहता था कि वह तलाक के बारे में सोचे भी। तभी उसे याद आया कि तलाक के कागजात तो उसने ही दिए थे और उसने अपनी गलती छुपाने के लिए खासा। इंसान दुनिया से तो छिप सकता है, लेकिन अपने अंतर्मन से नहीं। लीवेई के साथ भी यही बात थी। वह तलाक का जिम्मा उस पर डालना चाहता था, लेकिन असल में तलाक का बीज तो उसने ही उसके मन में बोया था। जिया रोंग ने अचंभित भाव से उसे देखा और शिनई की ओर देखते हुए फिर से मिंग पर अपनी नजर डाली। हम
तो यही थी तुम्हारी योजना। हम तलाक के बाद जिन कॉर्पोरेशंस पर कब्जा करना चाहती थी, सपने में ही देखो, भले ही लीवेई के पास कुछ न बचे, जिया परिवार उसका साथ देगा। तुम बस उसकी जिंदगी से निकल जाओ और अपने लिए कोई नया खिलौना ढूंढ लो। उसने उस पर ताना मारा। उसने सोचा कि उसकी बातों से लीवेई भावुक हो जाएगा और शायद अपने विकल्प पर विचार करेगा। उसने सोचा तो यही वजह थी कि लीवेई उसे तलाक नहीं दे रहा था। मुझे पता था वह दबाव में था, लेकिन जिया परिवार उसकी मदद करेगा बशर्ते वह शिनई से शादी कर ले। और जिन कॉर्पोरेशंस की बात करें तो ये जिन की इकलौती कंपनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लीवेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और ठंडी और खतरनाक निगाहों से उसे घूरने लगी। अब तक वह बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और उसे नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मिंग इन मामलों को संभाल लेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी का उसके सामने अपमान करने की? वह उसकी बेटी से इस तरह कैसे बात कर सकता है? उसे किसी भी महिला से बात करने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी प्यारी पत्नी की तो बात ही छोड़ो। वह बहुत गुस्से में था। मिंग को महसूस हो रहा था कि वह गुस्से में है, और अगर उसे काबू में नहीं किया गया तो वह आज पूरे शी परिवार को तबाह कर देगा। उसे इसकी परवाह तो नहीं थी, लेकिन उसका इरादा अभी भी बदला लेने का था। वह ये भी अनुभव करना चाहती थी कि किसी को थप्पड़ मारने में कैसा लगता है। इस दुनिया में आने के बाद उसने कई प्रेम और प्रतिशोध पर आधारित उपन्यास पढ़े थे और हर कहानी का कथानक एक जैसा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या ये कहानियां उसके जीवन पर आधारित हैं। और जब भी वह किसी महिला नायिका को खलनायक को थप्पड़ मारते देखती है तो उसे एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। अपने पिछले जन्म में वह एक पवित्र और आदर्श पत्नी की तरह रही, लेकिन असफल रही। वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकी, तो फिर पवित्र और आदर्श लड़की बने रहने का क्या मतलब? वह तो एक ऐसी नायिका बनना चाहेगी जो सभी खलनायकों को करारा जवाब दे, खासकर उन्हें जो उसके पति को बहकाने की हिम्मत करे, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। ये सब सोचते हुए वह मन ही मन मुस्कुराए। फिर अचानक उसे तापमान में गिरावट महसूस हुई और ठंड लगने लगी। वह होश में आए और उसे एहसास हुआ कि लीवेई का मूड वाकई खराब था। यहाँ तक कि शिरोन भी उससे डर गई थी, सोच रही थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की और आत्मविश्वास से भर गई, लेकिन फिर भी डरी हुई थी। मिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। लीवेई ने अचानक अपने हाथ में रखा चाय का प्याला फेंक दिया। प्याला जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय हर कोई बुरी तरह डरा हुआ था। मिंग भी डर के मारे उछल पड़ी। वह उससे अस्पताल में मिली थी और उसे पता चल गया था कि वह कितना डरावना है। लेकिन इस समय वह अस्पताल के दिनों से भी ज्यादा डरावना था। इस समय अगर उसे मौका मिलता तो वह जीरोन को तुरंत मार डालता। फिर उसने जीरोन की ओर मुड़कर दबंग लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह की घटिया बातें करने की? वह तुम्हारी बेटी नहीं है जैसे शिनी, जिससे तुम इस तरह बात कर सको। वह जिन परिवार की भावी मुखिया है। कोई भी उससे इस तरह बात नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जी परिवार को अभी खत्म कर सकता हूं। वह उस पर चिल्लाया। वह बेहद गुस्से में था। वो कमीना उससे इस तरह कैसे बात कर सकता है, वो भी मेरे सामने। फिर जब जी मिंग उसके साथ रह रही थी तो उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया होगा? ये सोचकर उसका खून गुस्से से खौल उठा। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।